नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंघल स्वागत करता हूं आप सभी का विद्या गुरु के मंच पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की, जहां मैं 21 से 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। बट वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, विद्या गुरु पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, जो बच्चे CHSL, MTS, CGL जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SSC की, विद्या गुरु को अपनी सक्सेस का पार्ट बनाइए। हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम इसलिए बोलते हैं ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि आप अपने जीवन में बहुत ही जल्द सफलता को प्राप्त करें। हम नहीं, हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं दोस्तों। हमारी पूरी टीम सोनिया मैम, अभिषेक सर के अंडर कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं कि आप लोगों को बेस्ट दे सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आज की इस वीडियो में मैं कुछ 52 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर प्रकाश डालूंगा जो आपके करंट अफेयर्स, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले करंट से, और ये इंडिया है। अभी आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर थे, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर यह तय किया कि भारत अपना टेक्निकल मिशन जो है काबुल में, उसको अपग्रेड करेगा, अपने टेक्निकल मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड करेगा, जिसकी वजह से अब भारतीय दूतावास पूरी तरीके से अफगानिस्तान में कार्यरत होगा, जो ना तो केवल अफगानिस्तान के विकासात्मक कार्य मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वहां पर मानव सहायता से संबंधित काम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, वहां की सुरक्षा, इन सब में हाथ बटा पाएगा। और ऑफ कोर्स हमारे बेटे पाकिस्तान के लिए यह न्यूज बेहद ही खराब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाथो रिलीजन ये धर्म बहुत कम बच्चे जानते हैं। जिन लोगों की धर्म के बारे में बहुत ही लिमिटेड जानकारी है, उन लोगों के लिए बता दूं कि ये रिलीजन असम में बोडो समुदाय के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, जिस धर्म में इन टोटल 5 चीजों की पूजा की जाती है, जिससे पृथ्वी, जिससे हम आप सब बने हैं, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई। और इस पूरे की पूरे जो रिलीजन का जो सिंबल है वो एक प्लांट है जो सिजो प्लांट है। तो सिजो पौधा इस पूरे की पूरे धर्म का एक सेंट्रल सिंबल है, जो रिप्रेजेंट करता है बाथो बवरई, जो कि सुप्रीम गॉड है बाथो रिलीजन के। तो इस रिलीजन को भारत की सरकार के द्वारा सेंसस कोड दे दिया गया है। सेंसस कोड क्या होता है ये हम अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे, बट इतना समझ के चलिए कि इस रिलीजन को मिलने वाला ये पहला राष्ट्रीय सम्मान है, मतलब एक तरीके से नेशनल आइडेंटिटी इस रिलीजन को दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत की नेवी का INS श्याद्री जापान पहुंचा, और अब बहुत ही जल्द, आपने देखा ही होगा, 16 से 17 अक्टूबर के बीच में इस बार जापान में भारत और जापान की नेवी के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई, जिसको जेमेक्स कहते हैं। तो जेमेक्स एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना की तरफ से जिस जहाज ने पार्टिसिपेट किया वो INS श्याद्री था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओपन AI ये वही कंपनी है जिसने ChatGPT लॉन्च किया था और गूगल की सत्ता को हिला के रख दिया था। हाँ, बिल्कुल इमीडिएट तो नहीं, बट हाँ मुझे जरूर ये लगता है कि आने वाले 5, 7, 8 सालों में गूगल को ये कंपनी खत्म कर देगी। बिल्कुल AI जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर गूगल ने समय रहते अपने आप को नहीं बदला। ओपन AI के ChatGPT के द्वारा अब मैक यूजर्स के लिए एक बढ़िया न्यूज है। मैक जो एप्पल की मैकबुक्स को यूज करते हैं, जिसमें मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन लोगों को यहां पर ChatGPT एटलस इस्तेमाल करने का मौका यहां पर मिलेगा। और ये ओपन AI का पहला ऑफिशियल एंट्री है वेब ब्राउजर मार्केट में। इनका कोई वेब ब्राउजर अभी तक नहीं आया था, ChatGPT एटलस लॉन्च कर दिया इन्होंने, और ये मैक OS यूजर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोरक्को ने जीता पहला, अपनी जिंदगी का पहला किसी भी इवेंट का, इनका ये पहला टाइटल है, किसी भी लेवल का पहला टाइटल। कभी इसका कंट्री ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और आखिरी बार जब किसी अफ्रीकी देश ने अंडर-20 वर्ल्ड कप जीता था फीफा का, तो वो घाना थी सन 2009 में। तो घाना के बाद तो कभी किसी ने नहीं जीता। तो अब मोरक्को जीत गया है अर्जेंटीना को हराकर अपनी हिस्ट्री का पहला अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। यहां पर अर्जेंटीना को 2-0 से हराया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्ल्ड कप जो फाइनल था, ये साउथ अमेरिकी देश चिली में चल रहा था। इसके बाद बेटा केरला की बात करते हैं। केरला बना भारत का पहला राज्य जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दिया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी होती क्या है? एक्सट्रीम पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति होती है जब घर अपनी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते।
जैसे आय नहीं होती है, अपने ऊपर छत नहीं है, आपके ऊपर मतलब कोई घर नहीं है, आपका ठिकाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी की निशानी है। मतलब बिल्कुल गंभीर गरीबी जिसको आप बोलते हो। और इस गरीबी को हटाने के लिए केरला की सरकार के द्वारा एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नाम से एक कार्यक्रम 2021 से ही चलाया जा रहा है। तो अब ये जो घोषणा है, ये 2 तारीख को ये 1 नवंबर को केरला के मुख्यमंत्री माननीय श्री पिनाराई विजयन के द्वारा सेंट्रल स्टेडियम में दी गई, जो सेरेमनी केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में हो रही थी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई बना भारत का पहला शहर जिसने आरटीएफएफ और एसडीएसएस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। आरटीएफएफ का मतलब रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स की मदद से चेन्नई जो है वो आने वाले बाढ़ की सूचना पहले ही दे सकता है, रियल टाइम बेसिस पर बाढ़ की सूचना दे सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। तो बाढ़ से होने वाले जीवन को जो नुकसान होता है, ये उसको रोक सकता है। देखो, बाढ़ से होने वाले प्रॉपर्टी के नुकसान को तो रोकना मुश्किल है क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है। और जब विंटर सीजन शुरू होते हैं, जब ठंड शुरू होती है, तब आपको पता है कि हवा जो है वो एकदम से मुड़ जाती है। हवा जो है इससे पहले साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही होती है। ये विंटर सीजन से पहले हवा जो है वो साउथ वेस्ट से आ रही होती है। भारत के साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम से आ रही होती है, और इसलिए मॉनसून कहा जाता है ऐसी हवाओं को। और अक्टूबर लगते ही जब सूर्य दक्षिण की तरफ मूव कर जाता है, तब एकदम से हवा रिवर्स हो जाती है। अब हवा जो है वो उत्तर पूर्व से आने लगती है। उत्तर पूर्व की ये हवाएं जो हैं, ये भारत के ईस्टर्न कोस्ट, जो भारत के पूर्वी तट है, वहां पर भारी वर्षा लाती है। और इसी के साथ साथ कई सारे चक्रवात भी इस समय भारत की ईस्टर्न कोस्ट पर अटैक करते हुए दिखेंगे आपको। बंगाल की खाड़ी के कई सारे चक्रवात तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब पर काफी हमलावर होंगे। तो वो सब चीजों की जानकारी चेन्नई को पहले ही मिल जाया करेगी इन दोनों सिस्टम्स की मदद से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अपने देश में चलने वाले काफला प्रणाली को हटा दिया है। यहां पर काफला जो है इसका मतलब है स्पॉन्सर्स। तो जनरली होता क्या था कि जैसे मैं काम करने गया हूं सऊदी अरेबिया में, तो काफला होते थे वो स्पॉन्सर जो मुझे जॉब पर रखते थे, है ना। अब ये काफला जो होते थे, ये एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा नियंत्रण रखते थे। कैसे? मतलब उन एम्प्लॉयज का मूवमेंट, उनका पासपोर्ट सब इनके पास जब्त होता था। और यहां तक कि कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी उनके ऊपर कि आप नौकरी बदल नहीं सकते हैं, आप बिना एम्प्लॉयर की परमिशन के देश को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शंस आपको बहुत कम मिलती थी, कोई कानूनी सहायता का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते थे। तो इन एम्प्लॉयर्स को काफिल कहा जाता था, इसलिए वर्ड निकला काफला। तो काफला प्रणाली को अब सऊदी अरेबिया ने हटा दिया है। ये वो प्रणाली है जो सऊदी अरेबिया में सन 1950 से चली आ रही है। इसकी वजह से ना तो केवल सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था आधुनिक बनेगी, यहां पर मानव अधिकारों को भी बल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीरज चोपड़ा अगर मेरी जानकारी सही है तो नीरज चोपड़ा जो है वो सेना को ज्वाइन करते हैं, और उस समय इनकी जो रैंक थी वो नायब सूबेदार थी। नायब सूबेदार के बाद इनको प्रमोशन सूबेदार में मिला। एथलीट थे ये, तो इनको जेवलिन थ्रो में अच्छा करियर इन्होंने बनाया, और ये भारत के पहले एथलीट बने जिन्होंने जेवलिन थ्रो पे अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जिताया। 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में सर ने भारत को रजत पदक जिताया था। नीरज चोपड़ा जी के उल्टे हाथ की तरफ आपको इंडिया के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी दिख जाएंगे, और उसी तरफ सीधे हाथ की तरफ भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपको यहां पर दिख जाएंगे। और ये नीरज चोपड़ा जी को एक नई आर्मी की रैंक दे रहे हैं इनके सम्मान में। रैंक का नाम है लेफ्टिनेंट कॉलोनल, जिसको आप कर्नल कई बार बोल देते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, फाइड वर्ल्ड कप 2025। ये एक्चुअली में फाइड एक वो संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय जगत में चेस के सभी टूर्नामेंट्स करवाती है, वर्ल्ड कप करवाती है। इस बार फाइड वर्ल्ड कप चेस का भारत में होगा। तकरीबन 200 से ज्यादा चेस खेलने वाले एलीट प्लेयर, जिसमें मैग्नस कार्लसन भी होंगे, तकरीबन 82 देशों से भारत में आएंगे। भारत के गोवा में ये टूर्नामेंट 31 तारीख को शुरू हुआ है, और ये 27 नवंबर तक चलेगा। जीतने वाले को यहां पर $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा, जो कि तकरीबन 17.5 करोड़ के आसपास भारतीय करेंसी में बैठते हैं। और इस वर्ल्ड कप का लोगो जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर अनवील कर दिया गया है। पहली बात तो
नेशनल एंथम जो है यहां पर वो है इट्स योर मूव, इट्स योर मूव, अब आपकी चाल है, और इसको दलेर मेहंदी ने गाया है। अब इसके एक बार जल्दी से लोगों को देख लेते हैं। तो हरे पैनल में अगर आप देखें, हरा, लाल और पीला, ये तीन ट्रेप जोडियल पैनल यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें हरे वाले एक पैनल में आपको पाम ट्री दिख रहा होगा, ये रेड वाले पैनल में आपको चेस बोर्ड जैसी आकृति दिख रही होगी, और येलो वाले पैनल में आपको सूरज दिख रहा होगा। तो ये इसका एक नया लोगो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 तारीख को दुनिया ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया। ये वो दिन था जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 में की जा रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने कई अच्छे रोल्स जो है वो अदा किए हैं, बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुक रहा, इजराइल को रोका नहीं जा सका कि वो गाजा पर हमला करना रोके। अगर हम देखें एक बार के लिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संयुक्त राष्ट्र की असफलताओं में गिनी जा सकती है। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को आज शांति के मसीहा बोलते हैं, उनके आने की बदौलत ही कुछ इजराइल में सुधार हुआ है, बट मुझे भी ये शांति समझौता कम और मतलब इस शांति समझौता ये टूटता हुआ सा नजर आ रहा है, जैसे कि आपने हर जगह सुना ही होगा। इसके बाद 24 तारीख को भारत और दुनिया में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या रही? एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। पोलियो की दवाई हम लोगों ने, वैक्सीन जो है वो पहले से ही बना रखी है। 24 अक्टूबर को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का भी राइजिंग डे है, इसको इस दिन बनाया गया था। भारत चीन के बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जहां जहां पर भी भारत का चीन के साथ बॉर्डर लगता है या तिब्बत के साथ बॉर्डर लगता है, उन सभी बॉर्डर पर आपको आईटीबीपी के जवान ही खड़े मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया हैकाथॉन लॉन्च कर दिया है, हार्बिंगर 2025। बड़ा क्वेश्चन आता है, हैकाथॉन होता क्या है सर? दोस्तों, हैकाथॉन होता है एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें आप लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, और आपको कहा जाता है कि इन प्रॉब्लम का इनोवेटिव सोल्यूशन निकालिए, है ना, इन समस्याओं का एक समाधान निकालिए। तो इस बार हार्बिंगर 2025 एक थीम के साथ हो रहा है, और वो थीम है सिक्योर बैंकिंग, पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटेग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। और यहां पर आने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को कहा जाएगा कि इन तीन चीजों के ऊपर आप लोगों को सोल्यूशंस बताने हैं। एक है टोकनाइज्ड नो योर कस्टमर, दूसरा है यहां पर ऑफलाइन सीबीडीसी, किस तरीके से ऑफलाइन मैनर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया जा सकता है, और तीसरा एनहांसिंग ट्रस्ट, लोगों में विश्वास कैसे जगाए कि सीबीडीसी जैसी चीजें सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीतने वालों को ऑफकोर्स यहां पर कैश पुरस्कार तो दिया ही जाएगा। भारत ने एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है, नाम है इसका ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम। और ये क्यों बनाना पड़ा? हाल फिलहाल में फिर कुछ बच्चों की यहां पर टॉक्सिक मतलब जहरीले कफ सिरप पीकर उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से फिर भारत पर उंगलियां उठी कि भैया आपके देश में इतने सारे कफ सिरप ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है, आपकी सरकार सो रही है क्या? तो इन सब चीजों की आवाज शायद सरकार के कानों तक पहुंची, और उन्होंने अब ये ONDLS सिस्टम को बना दिया है। अब जितने भी कफ सिरप्स हैं उन सबको परमिशन लेनी होगी, यहां पर अपने इंग्रेडिएंट्स दिखाने होंगे यहां पर कि वो किन चीजों का इस्तेमाल करके कफ सिरप बनाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सेफ इंग्रेडिएंट्स और वेरीफाइड इंग्रेडिएंट्स ही कफ सिरप को बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस पूरे ONDLS सिस्टम को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, महाराष्ट्र के 5 बीच जो है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क की एक संस्था जो है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, फी नाम की एक संस्था है डेनमार्क की, उसके द्वारा दिया जाता है। और महाराष्ट्र के इन टोटल 5 बीच ये 3 जिलों में लोकेटेड है, रायगढ़, पालघर और रत्नागिरी, जिनको ये ब्लू टैग मिला है क्योंकि वो बहुत साफ है, बहुत सुरक्षित है और एनवायरमेंटल टूरिज्म का पालन कर रहे हैं, मतलब वो पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, इस वजह से उनको ब्लू टैग यहां पर दिया गया है। अच्छा, ये 5 कौन कौन से बीच है? तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, रायगढ़ जिले में यहां पर 2 बीच हैं, एक है श्रीवर्धन और दूसरा है नगांव। उसके बाद पालघर जिले में है परनाका बीच, रत्नागिरी जिले में है 2 बीच, गुहागर और लदघार। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। अगला करंट है तुवालू। IUCN नामक की संस्था में तुवालू जो है वो ज्वाइन होने वाला 90th कंट्री यहां पर बना। आपको बता दूं दोस्तों,
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस प्रकृति को बचाने के लिए ये दुनिया भर में शुरू होने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय एक बॉडी है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड की सिटी जीलैंड में है और अब 90 देश इसके मेंबर हो चुके हैं। IUCN के द्वारा ही एक किताब पब्लिश की जाती है, बड़ी फेमस है, रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक में IUCN इसी संस्था के द्वारा बताया जाता है कि दुनिया की कौन कौन सी प्रजाति लुप्त होने वाली है या लुप्त प्राय है या संकटग्रस्त है, वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, कई सारी कैटेगरीज होती हैं। तो सभी प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियों को इन सूची में डालने का काम इसी संस्था के द्वारा किया जाता है और इसी संस्था के 90वें मेंबर बन के आए हैं तुवालू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है। इन्होंने हाल फिलहाल में किताब लिखी जिस किताब का नाम है द बर्निंग अर्थ, जलती हुई पृथ्वी, एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। और जो भी ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीतता है उसको 25,000 यूरो से सम्मानित भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस बार दिवाली महोत्सव में अयोध्या ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए। 2 विश्व रिकॉर्ड यहां पर अयोध्या के द्वारा बनाए गए इस बार के दीपावली दीपोत्सव में। पहला 26,17,215 दिए मां सरयू नदी के घाट पर जलाए गए, जिसकी देखरेख खुद गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की संस्था है वो कर रही थी। और दूसरा, सबसे बड़ी आरती पार्टिसिपेशन यहां पर देखा गया। कुछ 2128 पंडित और डिवोटीज यहां पर मां सरयू की आरती करते हुए यहां पर दिखाई दिए। इसके बाद इंडियन आर्मी का सदर्न कमांड, भारतीय थल सेना का सदर्न कमांड जिसका मुख्यालय पुणे में है, उन्होंने हाल फिलहाल में त्रिशूल नामक एक अभ्यास किया है। ये एक ट्राई सर्विस अभ्यास है जिसमें भारत की तीनों ही सेनाएं शामिल है। इंडियन आर्मी ने यहां पर नेवी और एयरफोर्स के साथ मिलकर इस अभ्यास को किया है। जैसे आपको पता है कि सरक्रीक, जिसको मैं बाणगंगा बोलता हूं, गुजरात के ऊपर की वो भूमि जो 96 किलोमीटर की है और भारत और पाकिस्तान के बीच में वहां पर हमेशा विवाद होते ही रहते हैं। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इससे पहले भी राजनाथ सिंह का बयान आया था और अब हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हमें पूरी सी लग रही है कि शायद दोबारा हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी पिटते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद वेटरन एडमैन, भारत की एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के सर जो हैं ये क्रिएटर माने जाते हैं। कई सारी एड्स इन्होंने ऐसी बनाई जो बड़ी कैची होती थी, मुंह पर चढ़ जाती थी वो एड्स। हमें याद है ऐसी कई सारी एड्स थी जो हम चलते फिरते गुनगुनाते हुए जाते थे, वो सब इनकी देन थी। नाम है इनका पीयूष पांडे जी। इनका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला करंट है ग्लोबल फाइनेंस। ग्लोबल फाइनेंस एक मैगजीन कंपनी है, अमेरिका बेस्ड, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये मैगजीन कंपनी है और ये हर साल दुनिया के बैंकों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर सम्मानित करती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्राहकों के लिए जो बैंक रखा गया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर 2 खिताब मिले हैं। ये भारत में काम करने वाला सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इसको 2 खिताबों से सम्मानित किया गया है। पहला, भारत में सबसे बेहतरीन बैंक और दूसरा, दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्राहक बैंक। ये वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक और बेस्ट बैंक इन इंडिया। इसके बाद दोस्तों यूपीआई के द्वारा यहां पर पे विद म्यूचुअल फंड का नया फीचर आया है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी। आप में से कई मेरे श्रोता लोग जो है वो जरूर म्यूचुअल फंड में निवेश भी करते होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता हो शायद कि जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। क्यों ना आप म्यूचुअल फंड से यूपीआई पेमेंट कर पाए। मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड का एक यूनिट अगर 20 रुपए का है और आपको किसी को 200 रुपए भेजने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और पे विद म्यूचुअल फंड के इस ऑप्शन पे जाकर जो भी म्यूचुअल फंड में आपका जो भी निवेश है जिससे आप पैसा देना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो आप एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने एचडीएफसी वहां पर लिखा हुआ आएगा। अब होगा क्या, हाथ की हाथ आपका एप्लीकेशन 10 यूनिट म्यूचुअल फंड की बेचेगा जो 200 रुपए के बराबर होगी, क्योंकि आपने 200 रुपए ही पेमेंट करनी है, और वो रिसीवर को 200 रुपए हाथ के हाथ भेज दिए जाएंगे। सबसे बेहतरीन चीज यहां पर यह है कि वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो म्यूचुअल फंड से लिक्विडेट होकर डायरेक्टली रिसीवर के अकाउंट में जाएगा। तो ये नया फीचर है पे विद म्यूचुअल फंड।
बढ़िया फीचर है। और इस इनिशिएटिव को आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एएमसी, बजाज फिनसर्व एएमसी, इनके द्वारा इसको समर्थन दिया जा रहा है। इसके बाद तकरीबन 4 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में दरबार मूव जो है वो रिस्टोर हुआ। दरबार मूव का मतलब यहां पर क्या है आपको पता है, जम्मू कश्मीर में काफी सर्दियां पड़ जाती हैं इन दिनों, जिसकी वजह से सरकार के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विंटर्स में इनकी राजधानी जो है वो जम्मू आ जाती है। वैसे गर्मियों में राजधानी श्रीनगर रहती है, तो श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर जो ये मूव होती है राजधानी, इसी को दरबार मूव कहते हैं। तो दरबार मूव अभी हुआ है यहाँ पर, और ये विंटर सीजन 2025 की शुरुआत में आप लोगों को देखा गया। ये प्रैक्टिस 1872 से चली आ रही है। शुरुआत करी थी इसको महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। इसके बाद रोहित शर्मा बने भारत के तीसरे सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर ओडीआई में। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन अभी भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। दूसरे नंबर पर विराट कोहली है, और अब तीसरे नंबर पर सौरभ गांगुली जी को पार करके रोहित शर्मा आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को मिला उसका नया नाम। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। और हाल फिलहाल में सेंट्रल रेलवेज के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी करके ये बताया गया। इसके बाद उत्तराखंड पहला हिमालय राज्य बना है जिसने ये नियम लागू कर दिया है। उत्तराखंड में बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों को अब एक कर देना होगा, और ये कर है हरित कर, ग्रीन टैक्स। और ये कर ऑटोमेटिक मैनर में आप लोगों से वसूला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि छुट्टियों में उत्तराखंड के जो बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे देहरादून, नैनीताल, मसूरी, ऐसे कई सारे इलाकों पर कई घंटों का जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से हिमालयन इकोसिस्टम जो है, जो हिमालयों का पारिस्थितिकी तंत्र है, जो काफी संवेदनशील है, उसको काफी नुकसान पहुंचता है। इस वजह से आप लोगों को रोकने के लिए ये ग्रीन टैक्स जो है ये उत्तराखंड सरकार वसूलेगी, और ये उत्तराखंड के सभी 37 एंट्री पॉइंट्स पर ऑटोमेटिक मैनर में वसूला जाएगा। उसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा लगा दिए गए हैं। ऑटोमेटिक वो आप लोगों की नंबर प्लेट जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगी, और वो टैक्स आप लोगों से वसूला जाएगा। दोस्तों अभी आसियान देशों की बैठक हुई, और आसियान में एक नए मेंबर को यहां पर शामिल किया गया है। ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां मेंबर बना है। आसियान देश, जिसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होती है, उसमें 11वां देश जो बना मेंबर वो है ईस्ट तिमोर। काफी ऐतिहासिक वो है, निर्णय है। इसके बाद हाल फिलहाल में क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी 2025 यहां पर आपको देखा गया। वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज जिनमें एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, खास करके इंडिया में अगर हम देखें तो आपको पता ही है कि भारत के उत्तर में इन दिनों जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तब बहुत बुरी हालत हो जाती है, यहाँ की वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाती है बहुत बड़ी मात्रा में। तो वायु की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए उत्तर भारत की सभी सरकारें कभी ना कभी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बट होती ये समस्या कभी भी हल नहीं है। हालांकि दक्षिण भारत इस समय रहने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह होती है। दक्षिण भारत में सदैव ही आप लोगों को एयर क्वालिटी अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन की ऑक्साइड्स की क्वांटिटी हवा में देखी जाती है, उसके बाद एक नंबर आपको दिया जाता है, और अगर ये नंबर 0 से 50 के बीच में है तो आपका जो एयर क्वालिटी है वो अच्छा माना जाता है, गुड। और उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ते रहते हैं तो आपकी एयर क्वालिटी जो है वो पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, इसमें कंडक्ट या आती है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी मेरी जो एयर क्वालिटी है घर के बाहर वो तकरीबन 250-270 के आसपास है, जो कि एक बहुत ही हानिकारक हवा कंसिडर की जाती है। दोस्तों यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर आप लोगों को पुणे दिखेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर है 51। मुंबई नंबर 2 पर 60 के साथ, नासिक नंबर 3 पर 63 के साथ, अहमदाबाद नंबर 4 पर 64 के साथ, भोपाल नंबर 5 पर 64 के साथ, पिंपरी चिंचवाड़ नंबर 6 पर 66 के साथ, भिलाई नंबर 7 पर 67 के साथ, नागपुर 71 के साथ नंबर 8 पर है, गांधीनगर 9वें स्थान पर 74 के साथ, और 76 के साथ इंदौर नंबर 10 पर। इसके बाद भारत दुनिया का पहला गैर नेटो मुल्क बना जिसने स्पेन में होने वाले एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, क्या नाम है, ओशन स्काई। ओशन स्काई 2025 में हम लोगों ने यहां पर भाग लिया है। एक वायु सैनिक अभ्यास है ये, वायुसेना अभ्यास है ये। स्पेन में इस बार हुआ। स्पेन में कहां पर हुआ? 20 से 31 अक्टूबर के बीच में गैंडो एयरबेस, कैनरी आइलैंड, स्पेन में ये हुआ, और भारतीय वायुसेना इसमें गई। और इसी के साथ भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली नॉन नेटो कंट्री बन जाती है इस सैनिक अभ्यास में भाग लेने वाली।
इसके बाद जस्टिस बी आर गवई ने अपने सक्सेसर का नाम बता दिया है। जस्टिस बी आर गवई, जैसे कि आप जानते हैं, इसी महीने भारत के चीफ जस्टिस बदले जाएंगे। चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम जज होते हैं, अभी फिलहाल बी आर गवई हैं। उन्होंने अपने सक्सेसर को नाम घोषित कर दिया है, जो कि है जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत साहब बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप लोगों को दिखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाइना ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इन्होंने टेस्ट कर लिया है दुनिया की सबसे तेज भागने वाली बुलेट ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन का नाम है CR 450 और ये ट्रेन ने हाल फिलहाल में 453 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अटेन करी है। हालांकि ये ट्रेन अपने वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए अगले साल से चालू कर दी जाएगी, जहां पर हम लोग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाइना वाले फिलहाल इसकी सेट करेंगे। पर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है, और 453 प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो उसके साथ ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बन जाती है। इसके बाद दोस्तों 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में भारत में विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार के इस सप्ताह की थीम रही विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज आपने कई बार सुनी होगी, काफी वायरल रही है कि कैबिनेट ने यहां पर TOR एक्सेप्ट कर लिया है 8 पे कमीशन का। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत तकरीबन 50 लाख कर्मियों की सैलरी में इजाफा होगा। पे कमीशन हर 10 साल में एक बार आती है, तो इनकी रिपोर्ट भी आएगी और ये जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, क्योंकि इनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में कुआलालंपुर में होने वाले आसियान इंडिया समिट की 21वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक में टोटल में प्राइम मिनिस्टर मोदी से 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, और 11 देशों में ईस्ट तिमोर भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर ईस्ट तिमोर को बधाई दी और उनको धन्यवाद दिया कि आप मेंबर के पद पर, यह आपका पहला समिट है। हम आपसे आशा करते हैं कि भारत और ईस्ट तिमोर के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये 21वीं बैठक जो है ये 22वीं बैठक है, सॉरी दोस्तों, जल्दी से फोटो 21वीं लग गई। ये 22वीं बैठक जो है ये मलेशिया में कुआलालंपुर में हो रही थी। इसके बाद इस पूरी की पूरी 22वीं बैठक की थीम रही इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर बात करते हैं इसरो की। ये भी बहुत ज्यादा वायरल न्यूज थी। इसरो के द्वारा भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है। ये 4400 किलो की सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन एक संचार सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसको इसरो ने LVM-3 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया और इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। और इसी के साथ इसरो ने अपने अभी तक के इतिहास में सबसे भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। इसके बाद दोस्तों भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने इंडिविजुअल गोल्ड जीते हैं यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में। ये यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर इन दोनों ही प्लेयर्स ने अपने इंडिविजुअल गोल्ड जो है वो जीते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने यहां पर कबड्डी वर्ल्ड कप, जो कबड्डी एशियन यूथ गेम्स 2025 बहराइन में चल रही थी, वहां पर भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने गोल्ड जीता है। और महिला टीम ने तो ईरान की टीम को 75-21 से हराया है। ये इस पूरे की पूरे एशियन यूथ गेम्स बहराइन में अभी तक का सबसे बड़ा मार्जिन से जीत मानी जाती है। इसके बाद 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया गया विद द थीम एवरी मिनट काउंट्स। और उसके बाद हम आते हैं यूपी में। यूपी में कल्याण सिंह नागर, जो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1991 से 92 के बीच और 97 से 99 के बीच, कल्याण सिंह जी की याद में यहां पर यूपी अपना एक जिला बनाने जा रहा है और ये यूपी का 76वां जिला होगा। नाम होगा इसका कल्याण सिंह नगर। तो कल्याण सिंह जी जो है ये यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका जन्म जो है वो अतरौली में हुआ और अतरौली सीट से ही ये कई बार जीते। इसके बाद कैथरीन कॉनोली ये बनी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति। आयरलैंड बिल्कुल यूके के पास स्थित एक आइलैंड कंट्री है। इसके बाद दोस्तों भारत का एक पैसेंजर वेसल सिंधु के नाम से ये शिप आपको जिस आइलैंड पर जाता हुआ दिख रहा है, ये आइलैंड जो है ये है बैरन द्वीप। ये वो द्वीप है जहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय वोल्केनो उपस्थित है। इस सिंधु नामक शिप को फ्लैग ऑफ करते हुए भारत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी यहां पर आपको दिखाई दिए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हरिकेन मेलिसा। हरिकेन जिसको हम लोग भारत में साइक्लोन कहते हैं, वो कितना तीव्र है, उसकी गति कितनी है, ये सब मापा जाता है एक पैमाने पर, जिस पैमाने का नाम है साफिर साफिर सिम्पसन हरिकेन पैमाना। साफिर सिम्पसन हरिकेन पैमाना। और इस पैमाने पर इस हरिकेन को कैटेगरी 5 का साइक्लोन डिक्लेयर किया गया है। यह साइक्लोन की आंख है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये वही साइक्लोन है जिसकी आंख के अंदर के दृश्य को एक वीडियो के माध्यम से एक अमेरिकी एयरफोर्स के जहाज ने कैप्चर करके दुनिया को दिखाया। ये पहली ऐसी वीडियो थी, लाइव फुटेज थी, जिसमें उस जहाज ने हरिकेन की आंख दिखती कैसे है इसको कवर किया, अंदर से इसको कवर किया। और ये हरिकेन जो है, हरिकेन मेलिसा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन होगा कैरिबियन सी में, जो जमाइका को हिट करेगा। जमाइका जो कैरिबियन देश है, एक 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर बात करते हैं दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर आपको एनवीडिया दिखेगी, दूसरी पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरी पर एप्पल। टॉप 10 में कोई भारतीय कंपनी आप लोगों को नहीं दिख रही है। यहां पर एकमात्र भारतीय कंपनी जो मुझे दिख रही टॉप 100 में, उसमें आपको रिलायंस दिखेगी। ये भारत की सबसे उच्चतम कंपनी है इस इंडेक्स में, जो इस इंडेक्स में 69 नंबर पर आती है। 230.69 बिलियन डॉलर का इस समय रिलायंस का मार्केट वैल्यू है। इसके बाद एलॉन मस्क ने ग्रेकोपीडिया नाम से एक एआई एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च कर दी है। एलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI के द्वारा इस ग्रेकोपीडिया के वर्जन 0.1 को लॉन्च किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जहां पर जानकारी एआई के माध्यम से आपको दी जाएगी। बिल्कुल सच, इंडिपेंडेंट, एआई ड्रिवन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर वो जानकारी आपको मुहैया करवाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अभी जब ये लॉन्च किया गया तब 8 लाख आर्टिकल्स इसकी लॉन्च पर दुनिया को दिखाए गए। इसके बाद डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी ये बने एक आइलैंड कंट्री सिशेल के नए राष्ट्रपति, 6वें राष्ट्रपति। सिशेल अफ्रीका में आने वाला छोटा सा द्वीप है, आपको मॉरिशस के पास, मालदीव्स के पास, ये आपको दिख जाएगा भारतीय हिंद महासागर में। इस देश के 6वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी। इसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इस देश में 12 अक्टूबर को जो है वो अपना करवाए गए थे। इसके बाद दोस्तों इंडियन आर्मी ने अपना 69वां इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया, और ये दिवस जो है ये नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में सेलिब्रेट करते हुए आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। और यहां पर इस दिवस को शौर्य दिवस कहा जाता है। इन्फेंट्री के लिए, पैदल सैनिकों के लिए ये शौर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पर जयंती मनाई जाती है, पटेल जयंती। और 31 अक्टूबर को अमेरिका में हैलोवीन डे वेस्टर्न कंट्रीज ने सेलिब्रेट किया। हैलोवीन डे जनरली उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो लोग समय से पहले ही मर गए, अनटाइमली डेथ। इस दिवस में लोग खोद कर उनकी बॉडी को निकालते हैं, उनके स्केलेटन के साथ जश्न मनाते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडीज जो है, उनकी आत्माएं प्रसन्न होंगी ये सब करने से। और इसी के साथ दोस्तों आज का करंट अफेयर बुलेटिन मेरे साथ यही तक। आई होप आपको ये 52 इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और विद्या गुरु को हमेशा जो मैं बोलता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी सफलता में जरूर हम लोगों को भागीदार बनाएं। हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत करती है कि आप लोगों को बेस्ट दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और अगर पहली बार वीडियो को सुन रहे थे तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।